आज कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड हैक्स आपके लिए लेके आई हूँ कि अगर आपने नया नया किचन संभालना शुरू किया है तो आपके लिए टिप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी। लेकिन अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं फिर भी ये वाली टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। मेरी आज की पहली टिप यकीन मानिए मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और आज के बाद से आपकी भी हो जाएगी। हम सबके घरों में कभी ना कभी डीप फ्राइंग होती ही है। अब चाहे कम हो या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी हम डीप फ्राई करते हैं तो हमने जो भी डीप फ्राई किया है, पकौड़े, वड़े, पूड़ियाँ, ये सब हम निकालते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, ताकि एक्स्ट्रा जितना भी है ऑयल वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अब आप इसे टिश्यू पेपर पे निकालने के बजाय निकालिएगा अपने लोहे के तवे पे। हैरान मत होइए, मैं आपको अभी इसका रीज़न बता देती हूँ। हमें हर बार अपने लोहे के तवे को या फिर कास्ट आयरन तवे को सीजन करना पड़ता है। स्पेशली अगर हमने इन्हें धोया है तो तुरंत धोने के बाद हम एज इट इज़ इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। हमें इन्हें एक ऑयल की कोटिंग देनी पड़ती है, थोड़ा बहुत सीजन करना पड़ता है और तब दे आर गुड टू यूज़। फिर इस पे पकाया हुआ कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। ये जब हम डीप फ्राई करके इसके ऊपर चीज़ें निकाल रहे हैं, इससे हमारा तवा सीजन हो जाएगा और हमें अलग से ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक दो बैचेस जब आप तल लें उसके बाद आप टिश्यू पेपर पे अपना तला हुआ सामान निकाल लीजिए, लेकिन पहले 2-3 बैचेस आप तवे के ऊपर ही निकाल के रखिए। ये देखिए, सारा ऑयल तवे के ऊपर आ गया है। बस अब आपको करना क्या है, एक साफ किचन टॉवल लेके तवे को सिर्फ पोंछ लेना है। ना धोना है, ना रगड़ना है, कुछ नहीं, और आपका तवा सीजन हो गया। अब आप इस पे रोटी, पराठे कुछ भी बनाइए, वो चिपकेगा नहीं। और बाकी का जितना भी हमने डीप फ्राइंग किया है, क्योंकि हमने टिश्यू के ऊपर निकाला है तो सारा एक्सेस तो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो ही गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले 1-2 बैचेस हमेशा तवे के ऊपर तल के आप निकालिए, ताकि तवे को आपको अलग से सीजन ना करना पड़े। आई होप ये टिप आपको पसंद भी आई होगी और यूजफुल भी लगी होगी। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आप कुछ भी किचन में रीफ़िल करें तो नीचे कपड़ा ज़रूर बिछाइए, और स्पेशली अगर आप ऑयल रीफ़िल कर रहे हैं तो इस तरीके का फ़नल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ताकि ज़्यादा कुछ चीज़ें गिरे नहीं और आप क्लीनिंग के काम से बच पाएँ। तो इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आए थे कि किचन टॉवल जो हम नीचे यूज़ करते हैं उसमें ऑयल स्टेन्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम कपड़ा यूज़ करना प्रेफर नहीं करते। तो चलिए इन सब चीज़ों के भी हैक्स मैं आपको बताती हूँ। एज अ रूल पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं मेरी किचन में मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि किचन में लाइट कलर्ड के टॉवल्स या नैपकिन्स ना यूज़ करूँ। दाग, धब्बे, ऑयल स्टेन्स, ये सब किचन में पड़ना लाजमी ही है कपड़ों के ऊपर। सो बेटर अवॉइड लाइट कलर्ड क्लोथ्स। स्पेशली वाइट तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती यूज़ करना। हालांकि ऑयल स्टेन्स आराम से हटाए जा सकते हैं, फिर भी क्यों इतनी मेहनत करना जब आप थोड़ा सा ध्यान दे के सिर्फ डार्क कलर्ड के कपड़े ही यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। अब रही बात रीफिल्स की, तो टॉवल की बजाय आप स्टील प्लेट नीचे रखिए जब भी आप ऑयल को रीफिल करें। स्टील की प्लेट पे अगर कुछ गिरा भी तो आराम से धोया जा सकता है और आपको दिक्कत नहीं होगी। अब कपड़े पे स्टेन्स पड़ने के चक्कर से आप बच गए। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि अगर फनल ना हो तो क्या करें, तो चलिए उसका भी तोड़ बताती हूँ। आप यूज़ करेंगे कोई भी प्लास्टिक की बॉटल, घर में बिस्लेरी वगैरह की बॉटल बहुत आराम से मिल जाती हैं, तो आप बिस्लरी बॉटल का ये टॉप का पोर्शन या किसी भी प्लास्टिक बॉटल का टॉप का पोर्शन इस तरीके से काट लीजिए। ये आराम से नाइफ के साथ कट जाता है। अगर थोड़ी भारी बॉटल है प्लास्टिक की तो आप चाकू को गरम करके फिर गरम चाकू से काटिएगा तो आराम से प्लास्टिक कट जाएगा। ये जब कट के आपका निकलेगा तो ये आपका फनल हो गया है रेडी। घर बैठे बैठे ये जुगाड़ कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा।
अब नीचे ना कपड़े पे स्टेन लगने का चक्कर है और ना ही ये प्रॉब्लम है कि फ़नल नहीं है तो डालने में दिक्कत हो रही है, नहीं। हर काम हो जाते हैं, बस थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी ही हमें दिखानी होती है। तो कैसे लगे ये हैक्स, मुझे ज़रूर कमेंट करके आप नीचे बताइएगा। ऑयल बॉटल रीफिल हो गई, जो भी गिरा प्लेट के ऊपर गिरा जिसे आराम से धोया जा सकता है, और किचन प्लेटफॉर्म हमारा बिल्कुल साफ है, मतलब एक्स्ट्रा क्लीनिंग कुछ भी नहीं। कई बार जब हम बाजार से इस तरीके की शीशियां खरीदते हैं, चटनियों की, स्पेशली जैम्स वगैरह की, ये सब शीशियां वैक्यूम पैक्ड होने की वजह से कई बार इन्हें खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसका भी एक बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको कोई मसल पावर अप्लाई नहीं करनी है, सिर्फ लेना है खौलता हुआ गर्म पानी, इतना कि जो ढक्कन है शीशी का वो उसके अंदर डूब जाए, और थोड़ी देर के लिए लाइक 10-15 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए उल्टा करके। उसके बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आपको बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ये आराम से खुल जाएगी, एज इफ कभी आपको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं इसे खोलने में। अक्सर हम लोग घर पे इडलीज स्टीम करते हैं, और जब हम स्टीम करते हैं तो ये देख रहे हैं जो पानी है ढक्कन के ऊपर, ये सारा अंदर गिर जाता है और इडलीज हमारी गीली हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आपकी इडलीज स्टीम हो जाएं, 15 मिनट हो गए हैं इडलीज को स्टीम करते हुए, तो ऊपर रखिए एक कपड़ा और उसके बाद लिड बंद कीजिए। 15 मिनट स्टीम हो गई हैं इडलीज, लेकिन हम तुरंत इन्हें पैन से नहीं निकालते हैं, 10 मिनट स्टैंड के अंदर ही रेस्ट करने देते हैं गैस बंद करने के बाद। उसके बाद अब जब आप ढक्कन हटाएंगे और इडलीज को चेक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इडलीज बिल्कुल भी गीली नहीं होंगी, सॉगी नहीं होंगी। स्पेशली अगर नीचे वाली इडलीज ना भी गीली हो तो ऊपर वाली ज़रूर गीली होती हैं, लेकिन अब नहीं होंगी। आप ये कपड़ा रखने वाला हैक ट्राई कीजिए और आपकी सारी इडलीज एकदम परफेक्टली निकलेंगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इडलीज को कैसे डीमोल्ड करना है कि स्टैंड में बिल्कुल भी इडली चिपकी ना रह जाए, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी टिप बताती हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी। इडलीज को डीमोल्ड करने के लिए चम्मच को पानी में डिप कीजिए और चम्मच की मदद से इसे स्टैंड से डीमोल्ड कीजिए। और हाँ, इडलीज बिल्कुल ठंडी हो जानी चाहिए जब आप इन्हें डीमोल्ड करेंगे, गरम गरम में डीमोल्ड मत कीजिएगा। अब देखिए, बिल्कुल भी स्टैंड में कहीं पे भी एक तिनका भी नहीं बचा है, इडली बिल्कुल भी चिपकी नहीं रही है प्लेट पे, पूरे बहुत अच्छे तरीके से निकल के बाहर आई है। तो एक बार ये चम्मच वाला हैक भी ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हैक है स्टीमिंग को लेके। जब भी आप कुछ भी स्टीम करें, पानी गरम जब आप करने रखें कढ़ाई के अंदर स्टीम करने के लिए, तो उसके साथ एक छोटा टुकड़ा नींबू का ज़रूर डालिए। ऐसा करने से कढ़ाई जिसमें आप स्टीम कर रहे हैं या जो भी बर्तन जिसमें आप स्टीम कर रहे हैं वो काला नहीं पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि जब भी हम स्टीम करते हैं तो जो बर्तन जिसमें हम स्टीम कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत काला पड़ जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए नींबू का टुकड़ा डालना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने ढोकला स्टीम करने रखा था और ढोकला बन के रेडी हो गया है। इसको मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल दिया है। कढ़ाई की हालत मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल एकदम साफ़ है कढ़ाई, ज़रा सी भी काली नहीं पड़ी है। आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको स्टीमिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बेफिक्र होके पहले अपना ढोकला एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि क्लीनिंग का कोई चक्कर नहीं है, कोई हैसल नहीं है। नेक्स्ट हैक आपकी बहुत सारी वेस्टेज होने से बचाएगा। हम सब मिक्सर ग्राइंडर जार ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करते ही हैं। इनफैक्ट मेरे घर में तो ऑन अ डेली बेसिस यूज़ होता ही है विदाउट एनी फेलियर। जब भी हम मिक्सर ग्राइंडर जार में कुछ भी पीसते हैं, एनीथिंग,
या फिर कुछ भी बनाते हैं, सिर्फ पीसते ही नहीं है, कुछ भी आप बनाइए इसमें, स्मूदी, चटनी, कोल्ड कॉफ़ी एक्सेट्रा। और आप इस कंटेनर को जब खाली करते हैं, तो मैं यहाँ पे चटनी बना के हटी हूँ और स्पून के साथ इस ग्राइंडर जार को खाली कर रही हूँ, एक शीशी के अंदर चटनी को भर रही हूँ। आप जितना भी चम्मच से निकाल लीजिए, ग्राइंडर जार से पूरा सामान खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ बच ही जाता है। अब चम्मच से खाली करने के बजाय आप ये हैक इस्तेमाल करके देखिए। चम्मच की बजाय आप सिलिकॉन स्पैचुला, जी हाँ, सिर्फ सिलिकॉन स्पैचुला और कुछ भी नहीं, सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ कीजिए ग्राइंडर जार को खाली करने के लिए। जो लोग बेकिंग करते हैं उनके पास तो डेफिनेटली सिलिकॉन स्पैचुला होता ही है, वो सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते हैं बेकिंग में। लेकिन अगर आप कुकिंग में भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो देखेंगे कि पूरा चकाचक बर्तन को ये साफ़ कर देता है, एक भी तिनका अंदर खाने का नहीं बचेगा और कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। इतने प्रॉपरली ये क्लीन करके सामान को बाहर निकालता है। दैट्स द रीज़न बेकिंग में जब एक एक ग्राम का भी हमें हिसाब रखना होता है तो हम सिलिकॉन स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ भी जब आप कोई भी कंटेनर किचन का खाली करें तो फिर आप सिलिकॉन स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कहीं पे भी कोई भी वेस्टेज ना हो। अब ये देखिए, ये ब्लेंडर जार कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है, बिल्कुल भी कुछ भी अंदर नहीं बचा है। अब डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे हम तो ये चीज़ हाथ से भी कर सकते हैं। वेल, श्योरली आप हाथ से कर सकते हैं, अगर आप प्रेफर करें तो गो अहेड एंड डू दैट। इन दैट केस आपको सिलिकॉन स्पैचुला पे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उतना हाथ से मेसी होना पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं एक सिलिकॉन स्पैचुला हमेशा हैंडी रखती हूँ। एकदम क्लीन करके ये बर्तन को बाहर छोड़ता है। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्लेंडर जार का ढक्कन भी पूरे तरीके से साफ़ कर लिया है। यहाँ पे भी कोई सामान नहीं बचा है ढक्कन के अंदर, कुछ भी चटनी का रिमेन्स नहीं बचे हैं और ये पूरा क्लीन हो गया है। सो आई होप अब आगे से आप सिलिकॉन स्पैचुला का इस्तेमाल अपनी किचन में ज़रूर करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने वड़े का बैटर पीसा है। ये थोड़ा थिक बैटर रहता है, इसलिए मिक्सर ग्राइंडर जार क्लीन करने में दिक्कत आती है। लेकिन सिलिकॉन स्पैचुला से ये पूरा क्लीन हो जाता है अंदर से, और उसके बाद क्लीनिंग में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, खाने की वेस्टेज नहीं होती है। सो आई थिंक इंडियन किचन में सिलिकॉन स्पैचुला इज़ अ मस्ट। और ये सिर्फ हैक आपके ग्राइंडर जार से रिलेटेड नहीं है। आप किचन में कोई भी बर्तन खाली करें, कोई भी लेफ़्ट ओवर फूड भी आप कढ़ाई से या बर्तन से खाली करें, उसे निकालें, तो कितना भी आप करछी से बर्तन को क्लीन कर लीजिए, कुछ ना कुछ खाने के रिमेन्स रह ही जाते हैं। अब ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। एक बार सिलिकॉन स्पैचुला यहाँ पे यूज़ करके देखिए और चकाचक बर्तन क्लीन हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, वेस्टेज नहीं होगी। हम सब कुछ ना कुछ मील प्रिपरेशन करके ही रखते हैं, ताकि ना सिर्फ हमारा काम हम जल्दी कर पाएँ, बल्कि कन्वीनियंस के साथ भी कर पाएँ और हमें कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही मैंने भी कुछ आलूओं को बॉईल करके फ्रिज के अंदर रखा था, लेकिन जब भी आप इन्हें फ्रिज के अंदर रखें और बाद में निकालें यूज़ करने के लिए, तो ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। ऑब्वियसली फ्रिज में पड़े हुए हैं तो थोड़े से होंगे ही, तो इन्हें मैश करने में या काटने में दिक्कत आती है। तो इन्हें यूज़ करने से पहले सिर्फ आपको इतना ही करना है कि आप इन्हें माइक्रोवेव कर लीजिए 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट, डिपेंडिंग कि कितने सख्त ये हो चुके हैं।
और उसके बाद जब आप इन्हें यूज़ करेंगे तो देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं। आप आराम से इन्हें मसल भी पाएंगे और अगर काटना है तो काट भी पाएंगे। इन शॉर्ट, जो भी अब नेक्स्ट आपको इन उबले हुए आलूओं के साथ करना है, आप आराम से कर सकते हैं। तो बस छोटा सा ही हैक था, आपको इन्हें हल्का सा माइक्रोवेव करके नरम कर लेना था। आई होप ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रोटियां भी हम लोगों को रोज़ ही बनानी होती हैं एंड एज अ पार्ट ऑफ द मील प्रेप अगेन हम लोग अक्सर आटा गूंद के फ्रिज के अंदर रखते हैं। बट स्पेशली सर्दियों में प्रॉब्लम आती है कि जब आटा फ्रिज से निकालो तो लगता है काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया है और हम इन्हें रोल करके आसानी से रोटियां बना नहीं पाएंगे। स्पेशली अगर आटा परफेक्ट ना हो तो रोल करने में दिक्कत आती ही है और फिर रोटियां अच्छी भी नहीं बनती हैं। इसका भी सेम वही ट्रिक है, या तो आप आटे को थोड़े सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। अगर आपको माइक्रोवेव नहीं करना है या ओवन आपके पास नहीं है तो गर्म पानी के अंदर इस बर्तन को कुछ सेकंड्स के लिए रख दीजिए या फिर हार्डली 1 मिनट के लिए, और बस आपका काम हो जाएगा। आप देखेंगे कि आटा नरम पड़ जाएगा इतनी देर में ही। अगर ना पड़े तो कुछ सेकंड्स के लिए या 1 आध मिनट के लिए और रख दीजिए, लेकिन दिस ट्रिक एवरी टाइम वर्क्स परफेक्टली। इसके बाद जब आप आटे को इस्तेमाल करेंगे ना तो आटा परफेक्टली आपका सॉफ्ट हो चुका होगा और आपको अब इसे रोल करके रोटियां या पराठे बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरी एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं टोस्टर की क्लीनिंग आप सबके साथ शेयर करूं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप लोग कुछ पूछें और मैं उसका जवाब ना दूं। तो नेक्स्ट टिप और हैक है टोस्टर की क्लीनिंग से रिलेटेड ही। बहुत ही कॉमन किचन अप्लायंस है ये और इसकी मेंटेनेंस करना हमारा ही काम है। अगर हमने इसे ख़रीदा है तो इसे सही से रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। हर टोस्टर के नीचे आपको इस तरीके से एक ट्रे मिलेगी जो कि आराम से स्लाइड होके बाहर निकल आती है। इस ट्रे के ऊपर सारे ब्रेड क्रम्स इकट्ठे होते हैं जब आप टोस्टर को इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि एक एक्सटर्नल ट्रे है तो इसको आराम से क्लीन किया जा सकता है। मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर एक बिछा रही हूँ और उसके ऊपर इस ट्रे को झाड़ लूँगी ताकि सारे क्रम्स न्यूज़पेपर के ऊपर गिर जाएं। अब क्योंकि ये एक्सटर्नल ट्रे है तो इस ट्रे को आप आराम से जैसे नॉर्मली किचन का कोई भी बर्तन वॉश करते हैं उस तरीके से इसको भी धो सकते हैं। इसमें कोई भी फैंसी इक्विपमेंट या चीज़ या टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रेगुलर तरीके से मैंने इसको वॉश कर लिया है डिश वॉशिंग लिक्विड और स्पॉन्ज यूज़ करके। जब ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए इसको आप वापस टोस्टर के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन इसे वापस लगाने से पहले एक बार लाइट हैंडेडली इस टोस्टर को भी झाड़ लीजिए ताकि अगर कोई क्रम्स अंदर रह गए हैं तो वो भी निकल जाएं। हल्के से ही आप टैप करेंगे तो सारे क्रम्स बाहर निकल आएंगे। इसीलिए न्यूज़पेपर बिछाना मत भूलिएगा ताकि सारे जो भी क्रम्स निकल के आए हैं उसको आप एज इट इज़ न्यूज़पेपर सहित डिस्कार्ड कर दें। अब ये जो नीचे से हमने ट्रे निकाली थी इसको वापस आप रख सकते हैं। क्योंकि टोस्टर कभी भी कवर्ड नहीं आता है, मैं हमेशा इसको ढक के रखना ही प्रेफर करती हूँ एक किचन टॉवल के साथ, ताकि इसमें कोई अंदर डस्ट ना जाए। दिस इज़ हाउ आई डू द क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ माई टोस्टर। आप कैसे करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आई होप आज की सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काफ़ी काम आई होंगी। आज की टिप्स में से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी मुझे ये भी बताना मत भूलिएगा। अब मैं आप सबसे लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल बी बैक सून। बाय।